ढोंगी बहू। प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी एक अच्छे घर में शादी हुई है। प्रीति का पति राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर है जो आधे महीने विदेश में ही रहता और छोड़ जाता है अपने मम्मी पापा को प्रीति के भरोसे, जिसे इस देश को सुधारने की चुल ने परेशान कर रखा है। मम्मी पापा, कल एक डॉग वैक्सीनेशन का शिविर है तो मैं वहीं पूरा दिन रहूंगी। आप मेरे लिए खाना मत बनवाना। अरे बेटा प्रीति, वो बाई तो काम छोड़कर परसों ही जा चुकी। एक नई बाई देखनी पड़ेगी। माँ, आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहती हूँ। अगर कल मैं नहीं गई तो कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम इंसान तो बोलकर अपनी तकलीफों को बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है मम्मी। अरे बोल के भी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं। अब ठीक है बेटा, तू जा, मैं खाना बना लूंगी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। देश भर में जितने एनजीओज हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के अधिकार के लिए हो या गरीबों में खाना बांटने का काम हो, प्रीति सबसे जुड़ी हुई थी। रोज कहीं बाहर ही रहती थी, एक शिविर में नहीं तो दूसरे में, और छोड़ जाती थी अपने सास ससुर को उनके खुद के भरोसे। और जब कोई उसे कहे, अरे प्रीति, कभी तेरी सास का हाथ भी बटा दिया कर, तो उसका एक ही जवाब रहता था, देखो, हम लोगों को तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। अगर आज मैं इस शिविर में नहीं गई तो पता नहीं कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे। प्रीति को समझाना संभव ही नहीं था, और ये बात उसके सास ससुर भी मान चुके थे। इसलिए सुबह सुबह सास ही किचन में खाना बनाने जाती है और देखती है कि घर में सब्जियां खत्म है। अरे प्रीति बेटा, सुन तो जरा। क्या हुआ मम्मी? मुझे बहुत लेट हो रहा है, और आप तो जानते हो ना कि अगर मैं इस शिविर में नहीं गई तो। हाँ हाँ, कुत्ते एडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे, सब जानती हूँ। अरे पर घर में सब्जियां खत्म हो गई है। अरे जब तू वापस लौटे ना तब लेकर आना, ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी, चलिए मैं चलती हूँ। और हर बार की तरह प्रीति अपनी पार्टीज और आफ्टर पार्टीज में इतनी बिजी रह गई कि सामान लाना ही भूल गई। बात केवल सब्जियों की नहीं थी, लेकिन प्रीति हर रोज किसी नए शिविर में निकल जाती थी, अपने सास ससुर को अकेला छोड़कर। एक हफ्ते बाद प्रीति के ससुर जी के हाथ में दर्द होने लगा। अरे बेटा प्रीति, पापा जी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आज इनको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। "अम, ठीक है माँ, आप हो आओ, मैं बाहर ही खा लूंगी। अरे बेटा, मैं कैसे ले जाऊं? ये काम तो हमेशा राहुल ही करता था, और मुझे तो डर है कि कुछ ज्यादा बड़ी बीमारी ना हो जाए। उफ़ो, आज मुझे मेडिकल शिविर में जाना है। बेचारे बड़े बुजुर्ग जिनके अपने फैमिली वाले उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा। अगर मैं नहीं गई तो आप तो जानते ही हो, उनका चेकअप नहीं हो पाएगा। और हाँ बेटा, तू जा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। प्रीति के सास और ससुर दोनों ही काफी समय से प्रीति को समझाना चाह रहे थे कि उन्हें भी मदद की जरूरत है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका था। उधर प्रीति शिविर में पहुंचकर सबसे मिल रही थी। काफी भीड़ थी और प्रीति इंस्टाग्राम पर फोटोज अपडेट करे जा रही थी। तभी प्रीति की दोस्त रीना उसके पास दौड़ती हुई आती है। अरे प्रीति, जल्दी चल। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे तू अभी सवाल मत पूछ और चल मेरे साथ। प्रीति रीना के साथ जाती है तो देखती है कि गरीब बुजुर्गों की लाइन में प्रीति के सास ससुर भी खड़े हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसके ऑर्गेनाइजेशन में सबकी नजर उसके सास ससुर पर थी, और प्रीति को लगा कि बात उसकी इज्जत पर आ गई है। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जानते हो कि ये शिविर गरीबों की मदद करने के लिए बनी है, और आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह से लाइन में खड़े होकर। अरे बेटा, हम भले ही गरीब ना हो, पर जरूरतमंद तो है ही। हमारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। मेरे पति के हाथ में दर्द है,
मैंने सुना कि जरूरतमंद बुजुर्गों का यहाँ फ्री में इलाज हो रहा है, इसीलिए चले आए। अ, नहीं, मतलब मैं तो। प्रीति को समझ में आ गया था कि समाज को संभालने से पहले उसे अपना घर संभालना चाहिए, और वो सर झुकाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। कहानी एक ऐसे घर से जहां शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है? अरे धीरे बोलो ना, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो, एक बेटी संभाल नहीं पाई। सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया सी फुदकने वाली शीना की शादी यूं अचानक एक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है? शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तुम तो सब जानती हो, साहिल मेरे लिए भगवान है। अब जब वो ही नहीं मिला तो फिर कोई भी हो, जिंदगी ही तो जीनी है, जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब ओबेरॉय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का तो करोड़ों की सामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब के बीच कहीं कोने पर शीना हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया? अरे कहते हैं ना, किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते, हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़ी सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के देखने आते, लेकिन आस पड़ोस या किसी के कहने पर शादी हर बार टूट जाती। लेकिन एक दिन, अंकल, मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा, हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम? अब मेरा नाम साहिल है अंकल। मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा, मेरी बेटी मनहूस है, ये सब कहते हैं कि इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो ठीक है। शीना की शादी साहिल से हो जाती है। अगले दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये। अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मनहूस को घर लाने की? पर बुआ, माँ की तो तबीयत पिछले कई साल से खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई, या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्ग लोक सिधार गई। खैर, हमें क्या, घर तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल, हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था। देखो ना, कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब तो ईश्वर के खेल हैं। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुमको मेरी पत्नी बनाना था, और माँ का जाना तो तय था। वो काफी बुजुर्ग थी, साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुनकर तसल्ली कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन, शीना, अरे ओ शीना। क्या हुआ? उफ, कहीं फिर मेरी वजह से कोई नुकसान?
अरे नहीं नहीं शीना, तुम जानती हो जिस प्रॉपर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। अब हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ, करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपके साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है, मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे ही आने से लगी, ये प्रॉपर्टी का केस जीता, सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ, फिर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है।